चलिए फिर दोबारा थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जीडीपी है, अगर बढ़ती है तो वेलफेयर भी बढ़ता है, मगर उसमें एक लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में केस स्टडी में आया हुआ है क्वेश्चन कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो क्या उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो उसके ऊपर आपको कंसेप्ट लिखना है कि हर टाइम ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, वो पहला ड्रॉबैक है चेंज इन प्राइस। इफ इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, किसी चीज के प्राइस बढ़ा दिए, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा दिए, बट नॉट ड्यू टू फिजिकल आउटपुट, ड्यू टू फिजिकल आउटपुट। मतलब आप लोगों ने मार्केट में देखा है पिछले 1.5 साल में जो ये क्राइसिस आए हैं उसमें कोई भी महंगाई नहीं रुकी, हर चीज के प्राइस बढ़ रहे। क्यों? जिससे कि जीडीपी बढ़े। तो मैंने बोला है अगर जीडीपी बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बट नॉट ड्यू टू फिजिकल आउटपुट, कोई क्वांटिटी के कारण नहीं बढ़ रहे, सिर्फ प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण जीडीपी बढ़ रही है, देन इट विल बी नॉट रिलायबल इंडेक्स, not reliable index of economic welfare, of economic welfare। दोबारा सुन लीजिए, if increase in GDP due to increase in price but not due to physical output, then it will be not reliable index of economic welfare। तो चलिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मेरी शुरू से आदत रहती है जब आप ऑफलाइन आएंगे तो आपको मैं वही लर्न करवाऊंगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन प्राइस। इफ जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बट नॉट ड्यू टू फिजिकल आउटपुट, देन इट विल बी नॉट रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। बेटा आप में से कोई बोलिए दोबारा देखकर। If increase in GDP due to increase in price but not due to physical output, then it will be not reliable index of economic welfare. बिल्कुल, मतलब बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो भाई इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रहा है। अरे प्राइस बढ़ रहे हैं, लोगों के एक्सपेंस हो रहे हैं, तो कहां से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। आ गया काव्या, मानसवी? यस सर। हाँ जी सर। चलिए याद हो जाएगा साथ में। हाँ जी। यस सर। चलिए दूसरा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन of GDP। Second point, distribution of GDP with increase in GDP। अगर जीडीपी में इंक्रीज हो जाए, इनइक्वालिटीज of distribution of income may also increase। Inequality of distribution of income may also increase। GDP does not take into account changes in equality, changes
in equalities of distribution of income. Distribution of income. So welfare of people. So welfare of people may not rise due to increase in GDP. चलिए इसका मीनिंग समझिए अब। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, देखो हम सबको पता है हर घर में इनकम अलग अलग है। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा हर घर की इनकम अलग अलग होगी। लास्ट ईयर हमने सुना था तो हमारी कंट्री के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो नंबर 1 पे पहुंच गए थे वर्ल्ड में। जब ये सिचुएशन पैंडेमिक की आई थी कुछ महीनों तक रहे थे, सबको पता है। तो यही चीज है कि जीडीपी बढ़ती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो इंक्रीज। बेटा आप बता सकते हैं 1.5 साल में सबसे ज्यादा अर्निंग किसने करी है? मुकेश अंबानी। नहीं, 1.5 साल में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, ग्रोसरी वाले, केमिस्ट, डॉक्टर्स, सबसे ज्यादा इनकी इनकम जनरेट हुई है। मगर बाकी सब सफरर है, सबके काम वाम नॉर्मल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ चले कुछ नहीं चले, मतलब लिमिटेशंस में। तो वही चीज है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। किसी कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, सिनेमा हॉल नहीं खुले, होटल्स कभी कभार खुले, तो काफी ज्यादा सफरर है बीच में। कोचिंग सेंटर पे भी आया दबाव, हर चीज पे आया, टीचर्स पे भी प्रॉब्लम आई है, सब कुछ हुआ है। जीडीपी आप ये देखो, जो ट्रैवलिंग वाला काम है, जो बाहर जाने का काम है, कितनी स्टेट्स ऐसी है हमारी कंट्री के अंदर जो ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग है वो नहीं हो पाई। 1.5 साल से सफर है, होटल्स बंद है। तो ऐसी चीजों में इनइक्वालिटी बढ़ गई। जीडीपी डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट चेंजेस इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी का चेंज आने से डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी आ गई। तो इसीलिए वेलफेयर ऑफ पीपल मे नॉट राइज ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी। तो पहला पॉइंट हुआ कि अगर प्राइस बढ़ता है उसके कारण ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? इकोनॉमिक वेलफेयर पे। तो जीडीपी बढ़ रहा है प्राइस के कारण, तो हम लोग सफरर है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड इनकम रह गई कईयों की और कईयों की बहुत बढ़ गई, तो वो भी एक इंपैक्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ गया। इधर काव्या ये पूरा पढ़िए बेटा। सेकंड, With increase in GDP, inequalities of distribution of income may also increase. GDP does not take into account changes in inequalities of distribution of income, so welfare of people may not rise due to increase in GDP. आया समझ? Yes. क्लियर हुआ थोड़ा सा कि मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो हम लोगों का भी बहुत सुधार हो रहा है, पैदा हो रहा है, नहीं। देयर आर सम लिमिटेशंस। यहां तक हो गया सबका नोट डाउन? नेक्स्ट पे आऊं, थर्ड पे। हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए बेटा, मैं इस तरीके से इकोनॉमिक्स प्रेफर करता हूं कि बंदा बोर ना हो। बोर इन द सेंस कि अभी हम थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हम प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करेंगे और बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, किसी ने पीडीएफ खोल के देखी है जो मैंने भेजी है? हाँ सर। Yes, जी sir. सर। देखी थी काव्या? उसमें मैंने जो मेरे नोट्स हैं वो सारे मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, मैंने भेज दिए, जिससे आपके पास संभले भी रहेंगे और कभी पढ़ना हो, लर्न करना हो तो बेटा उसी में से करना। मेरे पास नेशनल इनकम के 7-8 पीडीएफ है, अभी मैंने पूरे नहीं भेजे, 1 2 3 4 नंबर तक भेजे हैं, अभी बाकी भी धीरे धीरे करके सारे भेजूंगा, ठीक है? और ये ऐसा है, हर चैप्टर की है मेरे पास, पूरी इंडियन इकोनॉमी और पूरी मैक्रो
और केस स्टडी के पेजेस अलग। तो इसलिए आपके पास इतना मटेरियल हो जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए थर्ड पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस। नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस, many activities in an economy, many activities। मानसवी ध्यान से देखना, आपसे पूछूंगा बेटा। in an economy, many activities in an economy are not evaluated, in terms of money, in terms of money। मतलब कई ऐसी एक्टिविटी है जो आप मनी के कंसेप्ट में नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहला, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जैसे घर में सब कुछ, किचन गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ये घर में ऐसी चीजें हैं, एक्सेट्रा, आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो घर में कोई भी काम करता है, मम्मी काम करती है, सर्विसेज देती हैं, खाना देती हैं, तीनों टाइम का ध्यान रखती हैं, वो सब चीजें, तो क्या वो जीडीपी की कैलकुलेशन में आएंगी? क्या वो मानसवी मॉनेटरी टर्म्स है? नो सर, वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स है। बिल्कुल, ड्यू टू, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस। सच एक्टिविटीज, इस टाइप की एक्टिविटीज डज नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। ये बन गया आपका मेन कंसेप्ट। तो हमने सीखा एक इंक्रीज इन प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और नॉन मॉनेटरी टर्म्स। बेटा मैं फिर श्योर हूं 100% आपको इस साल में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 100%। इवन स्कूल हो, इवन प्री बोर्ड हो, और मैं अपने लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रहा है, मगर देयर आर सम लिमिटेशंस। पहला, चेंज इन प्राइस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तीसरा नॉन मॉनेटरी टर्म्स। फोर्थ, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारी कंट्री में। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बेटे आप में से बता सकता है पर कैपिटा इनकम किस कंट्री की सबसे ज्यादा है? थोड़ा सा भी आइडिया हो, और कौन सी रिचेस्ट कंट्री है? बताओ काव्या, कुछ आइडिया? कभी सुना हो, कभी मोबाइल पे या नेट पे कभी देखा हो? मृदुल, मानसवी? सर यूएसए। नहीं बेटे, जर्मनी है। बिल्कुल सही जवाब। richest country in the world is Germany. From my point of view, कभी आपको लाइफ में इंडिया से बाहर सेटअप होना है, गो जर्मनी। बिल्कुल, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, 2-3 साल, तो आप लैंग्वेज जर्मनी सीख के जाना हो तो जर्मनी। बाकी कंट्रीज में वही सेम है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, सिर्फ ये है कि पॉपुलेशन कम है, बस ये फर्क है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था, सबसे
रिचेस्ट पर कैपिटा इनकम किस कंट्री की है मृदुल? पता है यार मृदुल कुछ? No, sir. बेटा एक कंट्री का नाम है कतार, QATAR, जो मुझे थोड़ा सा याद है। रिचेस्ट कंट्री है पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की 12 करोड़ है पर कैपिटा इनकम, एक बंदे की, मतलब छोटा बच्चा जो बॉर्न होता है उसके नाम पे 12 करोड़। और हमारी कंट्री के अंदर कितना है? लेस देन 50,000, लेस देन 50,000। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इशू है पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कंट्री में। तो चलिए, जीडीपी डस नॉट कंसीडर, जीडीपी, इधर मृदुल ध्यान से देखियो, ये पॉइंट पढ़ना है बेटा। द चेंजेस in population of a country, in population of a country, if rate of population is higher, rate of population is higher, अगर ज्यादा होती है, then the rate of growth of GDP, then the rate of growth of GDP, growth of GDP, it will decrease, it will decrease, जो मैंने अभी बोला था, it will decrease। क्या डिक्रीज होगा बेटा? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, this will adversely affect the economic welfare। चलिए ध्यान रखना है बेटा, अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन किसी कंट्री का ज्यादा है देन रेट ऑफ ग्रोथ से, तो इट विल डिक्रीज पर कैपिटा गुड्स एंड सर्विसेज, पर कैपिटा इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चल मृदुल बोल दे बेटा। GDP does not consider the changes in population of a country. If rate of population is higher than rate of growth of GDP, it will decrease per capita of goods and services. This will adversely affect the economic welfare. बिल्कुल, मतलब अब देख लो, हमने 4 पॉइंट किए हैं मृदुल, 4 पॉइंट एक बार दोबारा बोल दे बेटा। चेंज इन प्राइस, कि अगर प्राइस बढ़ेगा आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं है, तो जीडीपी डज नॉट इंक्रीज द इकोनॉमिक वेलफेयर। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो एडवर्स इफेक्ट होगा उसकी इनइक्वालिटी पे, किसी की इनकम ज्यादा किसी की इनकम कम, तो ये भी इकोनॉमिक वेलफेयर के पार्ट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस, जीडीपी अगर बढ़ती है तो क्या हमारे घर की जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम कुछ और चीज कर रहे हैं, तो क्या इस पे इसका पार्ट है? नो, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीडीपी। तो इसका मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर में कोई चेंज नहीं आएगा। चौथा, पॉपुलेशन किसी कंट्री की ज्यादा होगी, तो मैंने अभी बोला है पर कैपिटा इनकम उसकी कम होगी, तो इसका मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर पे उसका भी इफेक्ट होगा। चलिए चारों पॉइंट आगे बेटा समझ बता दीजिए। हाँ सर। हाँ जी सर। चलिए फिफ्थ पॉइंट,
बेटा अगर टाइम मिलेगा ना किसी को, इधर काव्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बेटा जो जो मैंने अभी तक पार्टनरशिप पढ़ाया है फंडामेंटल, एक बार दोबारा देख लियो। ओके सर। बेटे स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दे, क्या हुआ है क्या नहीं है। 9-10 मार्क्स का चैप्टर है, प्लीज देखना। ये नहीं कि पढ़ी है मैं कभी भी देख लूंगा, क्योंकि और 2 महीने 3 महीने बाद आपके पेपर होंगे, नेक्स्ट मंथ में आपके वो होंगे, कोई ना कोई यूटीज होंगे। अभी सबको बुक कौन सी चल रही है? सर हमारी तो टीएस ग्रेवाल है। सर टीएस नहीं ग्रेवाल। नहीं टीएस ग्रेवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा वॉल्यूम चल रहा है, 1 2 फर्स्ट 3? सर फर्स्ट वॉल्यूम वॉल्यूम 1 ही सर। चल रहा है अभी। सर 1 ही चल रहा फंडामेंटल है। चल रहा है पार्टनरशिप का। ठीक है, कहाँ पे पहुंचे हैं अभी, कुछ आइडिया? स्टार्ट ही किया सर सुखदा ने अभी तो, स्टार्ट ही किया है सुखदा ने। स्टार्ट किया है कल बस। और बेटा आपके काव्या, सर मेरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। बाकी सारे हो गए या वहीं से स्टार्ट किए हैं? वहीं से स्टार्ट किया। यार ये तो गलत बात है यार, ये तो सीधा 4th चैप्टर से स्टार्ट किए हैं। ऐसे क्यों किया है? पता नहीं। और इकोनॉमिक्स में मैक्रो या फिर इंडियन इकोनॉमी चल रही है? सर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन सर इकोनॉमी। मैक्रो चल रहा है 4th चैप्टर। बाकी हो गए हैं फर्स्ट 3? हाँ जी। बड़ी स्पीड में पढ़ा रहे हैं। चलिए, इट रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी, डेफिनेशन के रूप में, कॉज्ड बाय ए फर्म caused by a firm or an individual for which they are not paid or penalized या penalized, paid or penalized। बेटे ये टॉपिक जो है एक्सटर्नलिटीज, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आएगा, आउट ऑफ 5 में से एक्सटर्नलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपके जो कंसेप्ट है ये मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें 2 कंसेप्ट बनते हैं बेटा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जो कल वाली क्लास या नेक्स्ट क्लास में होगा। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये टॉपिक मैंने आपको समझाना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा पॉजिटिव तो हो गया, जैसे मान लो पार्क मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। दूसरा पॉल्यूशन नेगेटिव, जैसे एयर पॉल्यूशन खास है। तो ये सारी चीजें आपने एक्सटर्नलिटीज में करनी है। मैंने क्या बोला है, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ हार्म है। बेनिफिट का मतलब हो गया नेगेटिव, हार्म का मतलब हो गया नेगेटिव, इसके ड्रॉप है। बेनिफिट का मतलब हो गया इसके पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये एक फर्म के द्वारा भी हो सकता है, इंडिविजुअल के द्वारा भी, खराब करने पे पेनल्टी भी लग सकती है या पेड भी किया जा सकता है। तो फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, और वो भी अलग से न्यूमेरिकल। फिर दोबारा फटाफट नोट करिए बेटा। और अभी क्लास चलेगी, आज जल्दी वाइंड अप नहीं होगी। हो गया नोट डाउन? बता दीजिए बेटा। हाँ सर। बेटा शिवम कोई रिस्पांस नहीं है यार इसका। यस मदर सर। को बेटा तू बोल नहीं रहा, कुछ नहीं बोलता, मैं फोन मिला देता हूँ बड़ी जल्दी घर वालों को। चलिए क्वेश्चन करें बेटा। जो हमेशा क्वेश्चंस पुट करता है या रिपीट करता है उसके एग्जाम्स में नंबर आते हैं, ये ध्यान रखना मेरी बात, एग्जाम्स में। चलिए
पहला क्वेश्चन आज का न्यूमेरिकल। काव्या ये वाले क्वेश्चन करने हैं बेटा, कैलकुलेट। ओके सर। ये वाले अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सिंपल। नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट FC। दूसरी चीज, प्रूव दैट, प्रूव दैट, पहली बार आई है, प्रूव दैट नेट वैल्यू एडेड एट FC, net value added at FC is equal to income generated। ये प्रूफ करना है आपको बेटा। मैं जितने अलग क्वेश्चन हो सकते हैं वो ढूंढ ढूंढ के मैंने रखे हुए हैं बुक से। इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ। इकोनॉमिक्स में वैल्यू ऑफ आउटपुट नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिखिए। इंक्रीज इन स्टॉक, अमाउंट इज 600। इसका मीनिंग समझाना मृदुल क्या है। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है मृदुल। सर चेंज इन स्टॉक ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सही कह रहा है। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब पता है क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग से। अच्छा समझा मेरी बात? तो आपको चेंज इन स्टॉक वर्ड नहीं आएगा, मैं 1000 बार समझा रहा हूं, डायरेक्ट नाम नहीं आएगा। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक। और अगर डिक्रीज आ गया तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेस देन ओपनिंग। तो अब ये प्लस होगा, अगर ये डिक्रीज होता तो ये माइनस होता। समझा मृदुल? दूसरा, हाँ सर। सेल 10,625, 10,625। रॉ मटेरियल परचेज रुपीस 2625। GST या इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1200, सब्सिडी 400। ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 3740। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 100। वेजेस एंड सैलरीज, wages and salaries 3460। और लास्ट डेप्रिसिएशन 500। ये आ गया, ये क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला काम, वैल्यू ए पार्ट ऑफ आउटपुट, जिसका फॉर्मूला होता है आपका बेटा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल मेरे पास है 10,625 और ये 600, 11,225। पहला आंसर आ गया 11,225। दूसरा पार्ट, वैल्यू एडेड, ये निकालना है जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। तीसरा नाम GDP एट एनपी। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल परचेज। ये आ गया 11,225 माइनस 2625। कितना आ रहा है बेटा? रिदोल काव्या कितना आ रहा है बेटा माइनस करके? 11,225 माइनस 2625। बताइए। नेट वैल्यू एडेड एट FC, मतलब NDP एट FC।
माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस कितना आ रहा है बेटा? 8,600। 8,600। सर। ये 8,600 आ गया। डेप्रिसिएशन आपके पास है 500 का इनडायरेक्ट, और ये जीएसटी 1200 माइनस 400, तो ये 8,600 माइनस 500 माइनस 800, 7,300 इज द आंसर। 73 सेकंड आ गया। थर्ड सी पार्ट। अब मैंने बोला था इधर, शिवम सुन लीजिए बेटा, इनकम जनरेटेड, मानसवी, इनकम जनरेटेड का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, और हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं इनकम जनरेटेड, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम इनकम मेथड से कैसे निकलती है मानसवी? क्या क्या चीजें प्लस होती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड मिक्स्ड इनकम। इनकम, हाँ जी। तीन आइटम्स। ये देखिए, वेजेस, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, तीनों आइटम्स गिवन है। आंसर 3460 प्लस 3740 प्लस और मिक्स्ड इनकम 100। चेक करके देखिए, इसका आंसर भी 73 है। चेक करके देखिए जरूर, तीनों को प्लस करिए, इसका मतलब हाँ जी सर। हैंस प्रूफ्ड। ये सर एक कितने और मार्क्स का आता है ये? बेटा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। अभी मैं आपको और करा रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। सर। हाँ जी सर, पर नेट वैल्यू एडेड एट एफसी का मतलब तो डोमेस्टिक इनकम ही होता है। बिल्कुल होता है। तो हमने डोमेस्टिक इनकम निकाला है वैल्यू एडेड से, और अब हमने दूसरे मेथड से भी प्रूव करके दिखाया है, डोमेस्टिक इनकम इनकम मेथड से। लिखा अच्छा हुआ अच्छा, इसमें ठीक है इनकम ठीक है ठीक है। जनरेटेड। बेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया है जान के। चलिए, हो गया बेटा? हाँ जी सर। यस सर। आया समझ? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन। और बड़े सारे अब मैं नाम यूज करूंगा। नेशनल इनकम निकालना है, बोर्ड में नहीं आया ये क्वेश्चन, क्लियर कट बताता हूं मैं हर चीज, ऐसा नहीं है कि ऐसा रखूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड as well as expenditure method। ये हो गया। चलिए, दोनों मेथड से आंसर आपको निकालना है और आंसर सेम आएगा। और देखिए कैसे करना है बेटा आपको, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स गिवन है, मेहनत वाले। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश 1997। दूसरा, रेंट 132, 132। इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, 100, 200 है, 200, 200। सब्सिडी 89। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड। ऐसा पेपर में क्वेश्चन बनेगा बेटा, देखना। 95। डेप्रिसिएशन 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 81। नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम
रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड मतलब NFIA 52 इंटरेस्ट 92 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन goods and services amount is 574 personal expenditure on goods and services amount is 1805 corporate profit tax 10 income of the सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको हम मिक्स इनकम बोलते थे सेल्फ एम्प्लॉयड ₹264 अगला अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स amount is 26 dividend 201 export 900 है 900 एडिशन टू स्टॉक मृदुल एडिशन टू स्टॉक का मतलब क्या है बेटा एडिशन स्टॉक बिल्कुल सही क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन हाँ ओपनिंग सर। स्टॉक देखो कितनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ₹54 import 323 ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जहां ग्रॉस फिक्स्ड आ गया वहां पे चेंज इन स्टॉक ऐड होगा 100 ये है क्वेश्चन 6 मार्क्स का पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आया मगर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है ऐसा क्वेश्चन आने के लिए देख लीजिए और इसका आंसर आएगा 2923 दोनों मेथड से 2923 दोनों मेथड से चलिए बेटा ट्राई करोगे या मैं ही कर दूं बोलो सर खुद ही कर लेंगे बोलो बेटा इधर काव्या होगा या मैं करूं सर हो जाएगा या आंसर बताऊं चलिए थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं सैलरी एंड वेजेस पहले इसको मैं ये सर्कल लगा रहा हूं इनकम मेथड वाला ये भी इनकम मेथड ये भी इनकम मेथड फिर इंटरेस्ट इनकम मेथड फिर कॉर्पोरेट इनकम मेथड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड और ये सोशल सिक्योरिटी ये सारे इनकम मेथड के पार्ट है फिर आता है जी एक्सपेंडिचर मेथड टिक मार्क एक्सपेंडिचर मेथड के टिक मार्क लगा दिया मैंने ये टिक मार्क ये इसमें काम आएगा बेटा चलिए फिर टिक मार्क ये भी टिक मार्क फिर ये भी टिक मार्क और एक हमारा रह गया आपका एक्सपोर्ट था इसमें एक्सपोर्ट हो गया इंपोर्ट हो गया ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट हो गया फिर उसके बाद आपका आ गया चेंज इन स्टॉक ग्रॉस फिक्स्ड और साथ में एक्सपोर्ट माइनस ये इंपोर्ट ये इंपोर्ट
चलिए बताइए, अब हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ जी बेटा, काव्या, सर। मृदुल, यस मानसी, आपका हो जाएगा। आंसर ध्यान सर। रखना। हाँ जी। अब कौन सी आइटम है जो आपको अलग से यूज करनी है? एनआईटी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, ये 3 आइटम है जो आप अलग से यूज करेंगे, बाकी हमने सारी चीजें यूज कर ली है। आ जाएगा आंसर? यस सर। चलिए और क्वेश्चन दूं एक के बहुत है? जो मैंने आज आपको पीडीएफ भेजी है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप कर सके तो करके देखोगे आप? यस सर। हाँ जी जो सर। पीडीएफ है, जो हाँ आप सर। देखेंगे थर्ड या फोर्थ, मृदुल, थर्ड या फोर्थ पीडीएफ है, उसमें थियोरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। कुछ तो मेरे सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व है, आंसर्स लिखे हुए हैं, आप ट्राई करना। बेटा ये पीडीएफ बड़ी संभाल के रखना। मैंने आपको बोला है 7 या 8 पीडीएफ है, अभी मैंने 4 भेजी हैं, जब और थोड़ा पढ़ा दूंगा तो बाकी भी सारी भेज दूंगा। तो आपके पास पर्सनल पीडीएफ भी होंगी, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, YouTube पे भी सॉल्व किया हुआ है और साथ में आप रिटर्न में भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ये ना हो कि टाइम वेस्ट जो जो कर रहे हैं बाकियों को भी समझना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटा।